ये फोन एक एक्सपेरिमेंटल फोन से एक प्रैक्टिकल चॉइस बन गया है। ये है सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 5। कुछ चेंजेस हुए हैं यहाँ पर जिनकी वजह से ये एक अच्छा फोन निकल कर आया है। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन के बारे में। तो फोन को होल्ड करते ही आपको पता चल जाता है कि आप एक प्रीमियम पीस को होल्ड कर रहे हैं एंड द मोमेंट यू फ्लिप इट, भाई साहब ओए होए जो फील है ना वो अलग लेवल की है। सबसे पहला सबसे बड़ा चेंज है इसका हिंज। अब ये जो हिंज है बिल्कुल इसकी डिस्प्ले को बंद कर देता है। अगर कंपेयर करें 4 से तो वहां पर एक गैप था जिसकी वजह से उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स चले जाते थे। साथ ही ये हिंज इसकी डिस्प्ले को यू शेप में कर्व करता है, जबकि पहले वो टोटली एक फ्लैट कोस्ट करने की कोशिश करता था, जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल्स की वजह से डेड पिक्सल्स भी देखने को मिले थे। अब वो टेंशन और जो रिस्क है यहाँ पर थोड़ा सा कम है, लेकिन जो बाकी चीजें हैं, डायमेंशंस हैं और जो वेट है ऑलमोस्ट वैसा ही है। थोड़ा बहुत चेंज जो है पीछे कैमरा मॉड्यूल में, जो 4 में वर्टिकल था यहाँ पर वो हॉरिजॉन्टल हो गया है। अब अभी भी फोन जो है IPX8 रेटेड है, मतलब वाटर रेजिस्टेंट तो है लेकिन डस्ट रेजिस्टेंट अभी भी नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप फोन को फ्लिप करें अगेन तो डस्ट जो है साफ कर लें और डस्ट में इस्तेमाल भी ना करें, हिंज खराब हो सकता है। एक चीज जो मैंने नोटिस करी इस हिंज में वो ये है कि जब आप इसे अराउंड 90 डिग्रीज पर या फिर हल्का सा भी फ्लिप करते हैं तो यहाँ पे एक फ्री लूज मोमेंट है जो थोड़ा सा मुझे वियर्ड लगा, जो शायद से मेरे यूनिट में हो सकता है, बट अगर ये सब में है तो ये एक बहुत बड़ा क्वालिटी इशू मैं मानूंगा इसको। बैक साइड पर अपडेट है, आपको ग्लास बैक मिलती है जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 से प्रोटेक्टेड है, चाहे वो डिस्प्ले है चाहे वो उसका इस बॉडी पे इसकी ग्लास बैक पर है। अब कवर डिस्प्ले की बात हो रही है तो यही वो चीज है जिसको लेकर के सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट थी लोगों के बीच में सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 5 से। यहाँ पर 3.4 इंचेस की डिस्प्ले है, जबकि पहले 1.9 इंचेस की डिस्प्ले थी। ये एक फुल्ली एमोलेड डिस्प्ले है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, जो मेरे ख्याल से एक थोड़ा सा डाउन साइड कहूंगा मैं से, और ब्राइटनेस वगैरह अच्छी खासी आपको यहाँ पे मिल जाती है। आप इस पर व्हाट्सएप इस्तेमाल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी ऐप्स अभी लिमिटेड हैं, लेकिन ऑलमोस्ट आप बहुत सारे काम यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि आप क्विक रिप्लाई कर सकते हैं, आप अलार्म सेट कर सकते हैं, कैलेंडर चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको और इस्तेमाल करना है तो आप इसमें एक ऐप है जिसका नाम है गुड लॉक, गैलेक्सी स्टोर से आप उसे डाउनलोड करिए। एक उसमें एड ऑन है जिसका नाम है मल्टी स्टार, उसको ऐड कीजिए। उसके बाद आप इस पर ऑलमोस्ट सारे काम कर सकते हैं, कोई भी ऐप रन कर सकते हैं, चाहे वो गेम्स खेल सकते हैं, चाहे आप BGMI खेलें, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलें, सब कुछ इस पर चल जाता है। और वो इस स्क्रीन के ओरिएंटेशन के हिसाब से काफी अच्छे से बैठ जाते हैं और काफी मजा आता है उन्हें खेलने पर। बट अभी भी बहुत सारी ऐप्स जो लैब्स के अंदर जैसे कि गूगल मैप्स है वो इसके लिए अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं है। तो इस डिस्प्ले पर अगर गूगल मैप्स अच्छे से चल पाए तो एक बहुत ही काम का और बहुत ही यूटिलिटी वाला फीचर बन पाएगा। लेकिन एक कंफ्यूजन जो मुझे है इस पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर के कि इतनी बड़ी डिस्प्ले देने के पीछे, क्योंकि जो थॉट था वो ये था कि इंसान छोटी छोटी चीजें कर सके, इससे अपना स्क्रीन टाइम कम कर सके और फिर जब भी कुछ इंपॉर्टेंट है या कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में करना है तब फोन को फ्लिप ऑन करके काम कर सके। लेकिन अब जब आपने पूरा फोन ही इस छोटी सी डिस्प्ले पर दे दिया है तो वो स्क्रीन ऑन टाइम करने वाला जो थॉट था वो मुझे गायब सा होता दिख रहा है। लेकिन मैं टोटली एग्री करता हूँ कि कोई भी ब्रांड नहीं चाहेगा कि वो अपने फोन पर स्क्रीन ऑन टाइम जनता का कम कराए। ऑडियंस का बिजनेस है भाई। आपको क्या लगता है कि कोई सेंस बनाता है इतनी बड़ी डिस्प्ले देना आउटर डिस्प्ले पर? लेट मी नो इन द कमेंट्स। फोन के अंदर मिलती है आपको एक 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली एमोलेड डिस्प्ले, जैसे मैंने लास्ट ईयर देखा था। ये अच्छी खासी ब्राइट हो सकती है, करीबन 17-15 निट्स की पीक ब्राइटनेस कंपनी क्लेम करती है और मैंने इसको सनलाइट में इस्तेमाल किया है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब एक चीज जो अभी भी मौजूद है वो है क्रीज, और मेरे हिसाब से 5th जनरेशन ऑफ फ्लिप फोन्स में मेरे ख्याल से तो ये गायब हो जाना चाहिए था। लेकिन कंटेंट देखते वक्त इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती है और सैमसंग का अपना फ्लेक्स मोड अभी भी मौजूद है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब से मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूं तब से मैं वीडियो कॉल्स एंड व्हाट्सएप कॉल्स इसी फ्लेक्स मोड पर ही ले रहा हूं। इट्स वेरी कन्वीनियंट, आप फोन को ऐसे रख दीजिए एंड कॉल्स लेते रहिए। सो कैमरा मॉड्यूल को थोड़ा सा बदला गया है, पहले ये ऐसे वर्टिकल होता था, अब ये हॉरिजॉन्टल हो चुका है। और जो सेंसर्स हैं अभी भी वही हैं, 12+12 मेगापिक्सल का आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, अल्ट्रा वाइड एंड फ्रंट में है 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जिसका अपर्चर थोड़ा सा कम किया गया, तो मतलब आपको ज्यादा लाइट सेंसर में मिल पाती है। कैमरा सैंपल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पर कैमरा सैंपल्स मुझे अच्छे लगे हैं, चाहे वो डे लाइट है चाहे वो लो लाइट है, आपको अच्छी डिटेल्ड इमेजेस मिल पाती हैं। लेकिन एक चीज जो मुझे थोड़ी सी वियर्ड लगी वो ये है कि जब आप फोटोज लेते हैं पोर्ट्रेट मोड में तो वो नॉर्मल मोड के मुकाबले थोड़ा सा स्किन टोन को ज्यादा सैचुरेट करने की कोशिश करता है। अब क्योंकि कवर स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा किया गया है तो अब आप जो सेल्फीज लेते हैं मेन कैमरा से या पोर्ट्रेट्स लेते हैं उनको ज्यादा अच्छे से प्रीव्यू कर सकते हैं एंड जो वर्टिकल पे ब्लॉग्स बनाना या फिर हॉरिजॉन्टल ब्लॉग्स बनाना ये ज्यादा आसान हो पाया। बट दिस इज नॉट द बेस्ट कैमरा फोन एट दिस प्राइस रेंज। आपको पता है देयर आर बेटर ऑप्शंस। सो फोन रन करता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 फॉर गैलेक्सी पर एंड ये बहुत ही फ्लैगशिप प्रोसेसर है और हमने इसका जो आउटकम है, इसका जो
पावर है वो S23 सीरीज में देख चुके हैं। अभी प्रोसेसर इस फोन पर सब कुछ हैंडल कर सकता है, जब आप गेमिंग करें, मल्टीटास्क करें, कुछ भी करें, सब कुछ कर सकता है। लेकिन क्योंकि फोन में बहुत सारा हार्डवेयर है, हिंज मिलता है आपको, एक दूसरी कवर स्क्रीन मिलती है बड़ी, तो फोन में उतनी जगह है ही नहीं कि हीट को डिसिपेट कर सके और उसका असर जो है आपको CPU थ्रॉटलिंग में दिख जाता है और एक पॉइंट के बाद परफॉर्मेंस डिप होती है। ऐसा नहीं है कि फोन बिल्कुल ही खत्म हो जाता है या लैग करने लगता है, बट अगर आप इसे एक्सट्रीम कंडीशन में इस्तेमाल करेंगे, फॉर एग्जांपल आप डे लाइट में आप मैप्स यूज कर रहे हैं कार के अंदर, तो ये काफी गर्म हो सकता है। और फोन को फ्लिप करने के बाद अगर आप कवर स्क्रीन की तरफ पॉकेट में डालते हैं तो आपको उसका असर जो है थाई पे वो गर्मी जो है फील हो सकती है आपको। लेकिन गेमिंग वगैरह ये आराम से हैंडल कर सकता है, आप इस पर सभी गेम्स खेल सकते हैं और काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। और अब तो आप कवर स्क्रीन पर भी गेम खेल सकते हैं। बट एक कंप्लेंट है कि अगर इसमें सैमसंग डेक्स दे देते तो शायद से एक बहुत अच्छा अपडेट रहता गैलेक्सी फ्लिप 4 के मुकाबले, लेकिन अभी भी डेक्स यहां पर मौजूद नहीं है। सो बैटरी के मामले में यहां पर कुछ खास चेंज नहीं हुआ है, वही बैटरी का साइज है 3700 mAh की और वैसी रिवर्स और वैसी वायरलेस चार्जिंग स्पीड्स है। बट एक चीज जो बदली है वो है प्रोसेसर। 8 Gen 2 फॉर गैलेक्सी हमने जब S23 सीरीज में टेस्ट किया तो वहां पर हमने देखा कि उससे डेफिनेटली बैटरी बैकअप बड़ा है। मुझे करीबन 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम इस फोन पर मिल रहा है, जो बहुत ही इंप्रेसिव है। अगर कंपेयर करें इसे फ्लिप 4 से, वहां पर मैं बैटरी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। तो आपको इस फोन को खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए, ये सवाल मेरे हिसाब से इनवैलिड है। उससे पहले ही जान लेते हैं कि इसका प्राइस क्या है। इस फोन का प्राइस है 1 लाख रुपए, जो लास्ट ईयर के 4 से थोड़ा सा महंगा है, लगभग 10,000 रुपए। और उसके पीछे रीजन ये है कि अब नया प्रोसेसर भी है और ऊपर से स्टोरेज वेरिएंट जो है, बेस वेरिएंट, उसको बढ़ा के 256 GB कर दिया है। तो थोड़ा बहुत जस्टिफाई ये इस प्राइस को कर लेता है। लेकिन मैं इसे इनवैलिड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके पास फ्लिप फोन के ऑप्शंस है ही नहीं। आपके पास एक ऑप्शन है विच इज Moto Razr 40 Ultra, लेकिन वो भी मुझे उतना पॉलिश्ड नहीं लगा है व्हेन इट कम्स टू कैमरा। तो अगर आपको फ्लिप फोन लेना ही है देन Samsung Galaxy Z Flip 5 इज द बेस्ट फ्लिप फोन यू कैन बाय इन 2023, नॉट जस्ट इन इंडिया बट एनीवेयर। लेकिन आप मुझे कमेंट जरूर बताना कि अगर आप 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हो तो क्या आप एक फ्लिप फोन खरीदोगे, Samsung Galaxy Z Flip 5, या फिर कोई दूसरा अच्छा पैकेज। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे गोविंद को जागरण हाईटेक पर। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।